Hello students, welcome back to Prapon. In the last lecture we discussed about union executive, union legislature and union judiciary. पार्ट 5 हमने शुरू किया है। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है डेमोक्रेटिक सिस्टम का जिसका काम गवर्नेंस करना होता है, बट वो गवर्नेंस करता है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यूनियन लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट फ्रेम्स द लॉ, ये कानून बनाता है। और यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, इनका काम डिस्प्यूट सेटलमेंट है या एडजुडिकेशन है। ये तीनों ऑर्गन्स लॉ के हिसाब से काम करते हैं। लॉ हैज टू वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस वी डिस्कस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ फ्रेमिंग द लॉ। एनी लॉ विच इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी मेड नल एंड वॉइड बाय द हेल्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फिर हमने डिस्कस किया यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें वी डिस्कस्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने कल डिस्कस किया था राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के बारे में हमने डिस्कस किया है उनका प्रोविज़न आर्टिकल 52 में होता है। क्या उनके प्रोविज़न से आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होंगे? फिर इलेक्शन उनका कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज उनको इलेक्ट करता है, उसके मेंबर्स कौन होते हैं बताया। देन वी डिस्कस्ड कि उनका जो मेथड है वो कैसे होता है। एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली, एमपी की वोट की वैल्यू निकाली, फिर कोटा निकालते हैं। जब तक कोटा नहीं मिलता है तब तक वोट ट्रांसफर होते रहते हैं। एक ही बार इलेक्शन होता है, वोट वेस्ट नहीं जाते हैं, वोट ट्रांसफर होते रहते हैं। जो सबसे कम वैल्यू वाला मेंबर होता है उसको निकालते रहते हैं, उसके वोट्स बाकी बचे हुए लोगों में ट्रांसफर एक रेशियो के अनुसार करते रहते हैं। इस तरीके से जब ये इस तरीके से सिस्टम किया जाए उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसे इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन कहते हैं। राष्ट्रपति को ऐसे चुना जाता है। उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, उससे पहले इस्तीफा दे सकते हैं या इम्पीचमेंट द्वारा हटाए जा सकते हैं। वो व्यक्ति जो सिटीजन हो, 35 साल की एज हो, लोकसभा का मेंबर बनने योग्य हो, और किसी इलेक्शन लॉ में राष्ट्रपति का जो कानून का जो क्वालिफिकेशन का लॉ है उसमें डिस्क्वालीफाइड ना हो, ही कैन बिकम व्हाट कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर डिस्कस हम लोगों ने किया कि उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है। आर्टिकल 61 में उनके इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया कि एक ही ग्राउंड होता है जिसपे राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, एंड दैट इज ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी हाउस शुरू कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, जो हाउस शुरू करेगा 14 दिन का नोटिस होता है। उस नोटिस का एक्सेप्टेंस का कंडीशन है कि 1/4 लोगों ने, टोटल स्ट्रेंथ के 1/4 लोगों ने उसे साइन किया हो। 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज में पास होगा। राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और उसके बाद जब दूसरा हाउस भी 2/3 से पास कर देगा तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाता है। अब राष्ट्रपति की पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति की पावर्स में कई सारी पावर्स होती हैं। एक तो वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो ऑल द executive actions of the union are done in the name of president. So फॉर्मली देखें, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं दैट इज प्रेसिडेंट। तो जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं दे आर एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार उनके सुझाव पे उनके नाम से हुआ करती हैं। उनकी एक इंपॉर्टेंट पावर होती है पार्डनिंग पावर। उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, छोटे लेक्चर में हम सब डिस्कस नहीं करेंगे। पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं उनके पास। मतलब पार्डनिंग पावर का मतलब है ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसने भी अगर सजा दे दी है तो उसके बाद एक प्रावधान संविधान में और है कि आप राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जो एक पावर होती है उसमें राष्ट्रपति और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको कई तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं पार्डनिंग पावर्स। ये आर्टिकल 72 में होती हैं। राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स आर्टिकल 72 में होती हैं, बट दे आर ऑलवेज एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने आपको बताया
संसदीय प्रणाली जो होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें ऑल द एक्शंस आर डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम कहते हैं राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन गया है, मर्सी के लिए पिटीशन डाला हुआ है, इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओके करेगी तो ही क्षमा याचना होगी, वरना नहीं होगी। याद रखना है, पार्डनिंग पावर्स मीन्स एक्चुअली दे आर डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए डेथ सेंटेंस दे दिया, इससे बड़ा सेंटेंस नहीं हो सकता है, पार्डनिंग डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दे दिया। पार्डनिंग पावर का मतलब है कि उन्होंने सेंटेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया, जो सेंटेंस है उसको बिल्कुल जीरो कर देते, जब वो सजा को बिल्कुल ही खत्म कर दें उसे कहते हैं पार्डन कर देना। इन जनरल ये पार्डनिंग पावर कहलाती है, लेकिन पार्डन एज एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है when the sentence as a whole is completely abolished या eradicated या it was completely you can say pardoned by the president, this is called pardon। मतलब क्षमा, बिल्कुल डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उन्होंने पूरी तरीके से माफ कर दिया, ये कहलाता है पार्डन। या मान लीजिए उन्होंने पार्डन नहीं किया, कम्यूटेशन कर दिया। कम्यूटेशन का मतलब है कि उन्होंने जो सजा है उसका नेचर कम कर दिया। मतलब पहले डेथ सेंटेंस दिया गया था, यहां तो वो डेथ सेंटेंस को जीरो कर देंगे, खत्म ही कर दिया, व्यक्ति को छोड़ दिया गया, उसे बिल्कुल फ्री कर दिया गया। कम्यूटेशन में क्या होगा? कम्यूटेशन में ऐसा होता है कि उसकी सजा खत्म नहीं होती है, कम कर दी जाती है। मतलब डेथ सेंटेंस को उन्होंने बदल दिया लाइफ सेंटेंस में, कि डेथ को चलो लाइफ में बदल देते हैं, जीरो नहीं करते, ये कहलाता है कम्यूटेशन। मतलब नेचर ऑफ द सेंटेंस इज रिड्यूस्ड। मान लीजिए किसी को कठोर कारावास दिया गया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल सकते हैं, ये कहलाता है कम्यूटेशन। या फिर हो सकता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि जो ड्यूरेशन होती है उसको कम कर देना। मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा मिली है, उस 10 साल को अगर 5 साल कर दिया गया, ये कहलाता है रेमिशन। यहां पर नेचर नहीं चेंज हुआ है, 10 साल का कठोर कारावास है, इट इज चेंज इनटू 5 years ऑफ स्टिल इट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेमिशन। और एक होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है सजा कम करना, लेकिन किसी स्पेशल ग्राउंड पे, किसी स्पेशल ग्राउंड पे सजा कम की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिनों से जेल में बंद है और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, अब वो अब नहीं रह सकता है जेल में, इस आधार पर रेस्पाइट मांगी जा सकती है कि ये सज़ा ख़त्म कर दी जाए, अब इसे रोक दिया जाए, कम कर दी जाए। इसे कहते हैं स्पेशल ग्राउंड पे रेस्पाइट कर देना। किसी कोई ना कोई स्पेशल ग्राउंड होना ज़रूरी है, रेस्पाइट होता है। और एक होता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है कि सज़ा का जो इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट आई है कि इस दिन ये फांसी हो जानी चाहिए, इस दिन ये सज़ा शुरू हो जानी चाहिए, उसको जब वो रोक देते हैं, रिप्रीव ले ली किसी ने, इसका मतलब सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया गया है, ये सॉर्ट ऑफ स्टे ऑर्डर है। ये पांचों सजाएं, ये सिस्टम मिलाकर कहलाते हैं राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स। तो इनको आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति एक्सरसाइज करते हैं, ऑलवेज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको याद रखना है, जब हम कहते हैं राष्ट्रपति से क्षमा याचना मांगी गई है, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसके हाथ में है, वो इसे आगे करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने कई सारे जजमेंट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके पास बहुत सारे मर्सी पिटीशन पड़े हुए हैं और आप उनको अगर नहीं ओके करते हैं, आपको जो फैसला लेना है लीजिए, लेकिन आप उन्हें डिस्पोज ऑफ करते जाइए। अगर आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में याचिका को एक्सेप्ट कर लेंगे और सज़ा को फिर हम किसी और तरीके से देख सकते हैं। किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है और 20-25 साल हो गए हैं, उसकी डेथ सेंटेंस पे मर्सी पिटीशन पे आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हमको एक्शन में आना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि उस व्यक्ति को डेथ सेंटेंस से बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देना चाहिए या फिर आप उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये और भी जजमेंट बहुत सारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी काम कर सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, फैसला है, क्या जुडिशरी रिव्यू हो सकता है? तो हाँ, कुछ हद तक राष्ट्रपति का जो पार्डन का फैसला है वो जुडिशरी रिव्यू हो सकता है। क्या राष्ट्रपति ने पार्डन देते समय या ना देते, पार्डन को कैंसिल करते समय, रिजेक्शन करते समय,
क्या उनके पास वो सारे तथ्य मौजूद थे जिसके बेस पर उन्होंने फैसला लिया है? वो उस फैसले की और जो उनको उस केस से संबंधित तथ्य दिए गए थे उनके बीच में क्या तालमेल बैठता है? इस नाते या फंडामेंटल राइट के बेस पर ये जुडिशली रिव्यूएबल हो सकता है। तो ये कहलाता है पार्टिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अगली पावर होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अब ये क्या होती है? वैसे तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, मतलब सेंटर में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना। और आपको पता है पार्लियामेंट तो सेशंस में चलती है, जैसे कि आजकल बजट सेशन चल रहा है। इसका मतलब आजकल कानून बन सकते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाएगा, फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, या कोई और भी कानून आएगा तो आ जाएगा। पार्लियामेंट बैठी हुई है, 8 अप्रैल को पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा। मतलब जब कानून बनाने वाले बैठे हुए हैं तो वो लॉ मेकिंग पावर उनके पास हुआ ही करती है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति, और पार्लियामेंट सारे साल बैठती नहीं है, 2 सेशंस के बीच में एक लंबा सा गैप आ जाता है। जुलाई या अगस्त में शुरू होगा मॉनसून सेशन, अप्रैल में खत्म हो जाएगा ये सेशन। अब ये जो गैप है, इस गैप में मान लीजिए देयर इज सम अर्जेंसी ऑफ लॉ। पार्लियामेंट बैठा हुआ नहीं है, पार्लियामेंट बैठा है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, उसका काम ये है। लेकिन पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में कोई ऐसी जरूरत आ गई है कि कानून बनाना है, कोई कानून बनाना है, लेकिन ये इतना समय नहीं है, अर्जेंसी है कि पूरी पार्लियामेंट को बुलाया जाए, समन किया जाए, सेशन किया जाए, फिर उसको पास किया जाए। ऐसे में राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 123, उसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की पावर। अध्यादेश इज अ सॉर्ट ऑफ लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति कानून बनाए तो उसे कहते हैं अध्यादेश, और ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑब्वियसली जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस पे राष्ट्रपति को बताया जाता है यह अध्यादेश जारी करना है, तो राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो वो अध्यादेश जारी हो जाएगा। लॉ जैसा होता है, मतलब इट हैज द सेम फोर्स एज हेड बाय अ लॉ। मतलब मैंने आपको बताया कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का होता है, लेकिन जो अध्यादेश होता है जैसे ही वो पारित हो जाएगा उस समय से वो ऐसे इस्तेमाल हो सकता है जैसे कि वो कानून हो, जैसे कि उसे पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो। सही मायनों में पार्लियामेंट ने उसे पास अभी नहीं किया है। तो इस अर्जेंसी को मीट करने के लिए जो पावर दी गई है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब राष्ट्रपति इसको पास कर देंगे तो ये अपना सरकार इस पे काम कर सकती है। मैंने आपको बताया द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेट्स द लॉ, वो कानून को अप्लाई करके, इंप्लीमेंट करके व्यवस्था चलाता है। अब ऐसे में इस्तेमाल होने लगेगा, लेकिन एक सेशन खत्म हो गया, उस सेशन के बीच में किसी भी एक दिन ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था। अब ये ऑर्डिनेंस चलता रहेगा उस दिन तक जिस दिन तक ये नया सेशन शुरू नहीं होता है। मतलब बजट सेशन खत्म हो गया, मान लीजिए 8 तारीख को बजट सेशन खत्म हो जाएगा, 8 अप्रैल को, और मान लीजिए 10 अप्रैल को ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है कि कानून पास करना पड़ जाए, तो 10 अप्रैल को मान लीजिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, किसी भी मुद्दे पे जारी कर देंगे। अब ये ऑर्डिनेंस 10 अप्रैल से इस्तेमाल होता रहेगा उस दिन तक जिस दिन तक ये सेशन शुरू नहीं होगा, पार्लियामेंट का अगला सेशन शुरू नहीं होगा। उसके बाद ये 6 हफ्ते तक और चलेगा, 6 वीक्स। मतलब जिस दिन मानसून सेशन शुरू होगा, जिस दिन दोनों हाउसेस बैठ जाएंगे, एक दिन बैठेंगे तो उस दिन से काउंट हो जाएगा, या अलग अलग बैठेंगे तो जिस दिन दूसरा हाउस बैठा है, मान लीजिए राज्यसभा आज बैठ गया, अगले सेशन में मानसून सेशन शुरू हो गया है, राज्यसभा आज बैठा है, राज्यसभा ट्यूसडे को बैठा है, तो 6 वीक का पीरियड ट्यूसडे से काउंट होगा। अगर दोनों एक ही दिन बैठ जाते हैं, मतलब हाउस दोनों एक ही दिन शुरू हो जाते हैं, तो उस दिन से मान लिया जाएगा। तो जब तक हाउस असेंबल नहीं होता तब तक तो ये कानून की तरह इस्तेमाल होगा ही। उसके बाद 6 हफ्ते ये और चलता है। इस 6 हफ्ते में अब क्या लॉजिक है, 6 हफ्ते में जो रियल पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंटेरियंस का है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस थे नहीं, उनकी एब्सेंस में कानून बनाया गया। तो रियल लॉ मेकर्स के सामने ऑर्डिनेंस को रखा जाएगा कि आपकी एब्सेंस में हमने लॉ बनाया था, आप इसे देख लीजिए। अब पार्लियामेंट अगर इसे 6 हफ्ते में पास कर देगा तो फिर ये एक्ट बन जाएगा, मतलब प्रॉपर लॉ हो गया। पार्लियामेंट ने कहा ठीक है, हमारी एब्सेंस में आपने कानून बनाया है, हम इसे ओके करते हैं, और ये लेकिन 6 हफ्ते के आगे ये नहीं जाएगा। 6 हफ्ते में पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो पास हो जाएगा, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा।
या पार्लियामेंट ने कुछ नहीं किया, पार्लियामेंट इसे टेकअप ही नहीं कर पाई, अगर टेकअप नहीं कर पाई तो 6 हफ्ते के एंड पर ये ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा। इसका मतलब अध्यादेश पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 हफ्ते तक मैक्सिमम चल सकता है। उससे पहले ये अप्रूव हो सकता है, डिसअप्रूव हो सकता है। डिसअप्रूव हो गया तो उस दिन ही खत्म हो जाएगा, अप्रूव हो गया तो कानून बन जाएगा। और अप्रूव और डिसअप्रूव कुछ नहीं हो पाया, पार्लियामेंट टेकअप नहीं कर पाया तो 6 हफ्ते और चलेगा। 6 हफ्ते के एंड पर ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये कहलाती है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की पावर, जो आर्टिकल 123 में इस्तेमाल होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। इसके साथ साथ और पावर्स होती हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आती चली जाएंगी, ये आप देख लेंगे। ओथ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। राष्ट्रपति को ओथ दिलाते हैं CJI, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं है तो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होता है वो ओथ दिला सकता है। वैसे CJI ओथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको ओथ दिलाते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।